हेलो चैंपियन स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है बच्चों। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल पे जिसका नाम है एडू लॉन्चर। बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक न्यू चैप्टर साइंस वन का जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एंड बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत सारे हमें फिनोमिना नेचुरल फिनोमिना देखने को मिलते हैं यहाँ पे। इनको हम धीरे धीरे स्टडी करने वाले हैं। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, चलिए उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो हमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे, एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ना है। देन उसके बारे में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है एंड एंड में डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जहाँ पे हम रेनबो के फिनोमिना पढ़ने वाले कि रेनबो कैसे बनता है। ओके, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम आगे बढ़ाते हैं कारनामा इसका। और इसमें कुछ चीजें जो है हमारे पास क्वेश्चंस है उनको लेते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो पहला सवाल हमारे पास ये है कि व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और ये कैन यू रिकॉल है, मतलब 9th स्टैंडर्ड की चीज हमें पूछी गई है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख पा रहा है कि एक लाइट आ रही है। अब ये जो आ रही है इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट इंसिडेंट रे या फिर इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे। और ये जो जा रही है इसको हम कहेंगे क्या, रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड क्या होता है सर रिफ्लेक्टेड, जब कोई एक लाइट आए और वो किसी सरफेस से टकरा के उसी मीडियम में वापस जाए, उसी मीडियम में वापस जाए, इन द सेम मीडियम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। टकराने के बाद में वो सेम मीडियम में वापस जाए उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, जो कि हम रिफ्रैक्शन में भी कुछ लॉज देखने वाले हैं। देखो, अगर हम तीन स्टेटमेंट देखें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो पहला स्टेटमेंट ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा सेम चाहिए। देन सेकंड, जो इंसिडेंट एंगल है या इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल चाहिए। तो यहां लिखेंगे सेकंड, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल। अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल, ये नॉर्मल के दोनों अपोजिट साइड चाहिए। एंड थर्ड, जो कि हम रिफ्रैक्शन में भी सेम तरीके के लॉ देखेंगे कि इंसिडेंट रे, इंसिडेंट, फिर उसके बाद नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, ऑल थ्री रे, ऑल थ्री रेज, ये तीनों जो रेज है लाई इन सेम प्लेन, लाई इन सेम प्लेन। ये प्लेन का मतलब क्या होता है सर, प्लेन मतलब सेम पेपर पे लाया करेंगे, सेम पेपर पे लाया करेंगे। ये एक टर्म रहता है जब हम डायग्राम्स निकालते हैं, तो इनका प्लेन क्या है, इनका प्लेन क्या है, तो ये ध्यान रखना ये सेम प्लेन में लाई करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो ये रिफ्लेक्शन के बारे में आई होप आपको समझ गया होगा। यही सारी चीजें हम रिफ्रैक्शन के बारे में इस साल पढ़ने वाले हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हम देखते हैं, वी हैव सीन दैट जनरली लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। हमने हमेशा से पढ़ा है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइट हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। ये बात जो है वो पूरी तरीके से आगे जाके आप पढ़ोगे कि गलत है। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट जिस चीज को कहते हैं, यहाँ से एक बंदा जो है देख रहा है सीधा सीधा, तो इस छेद के थ्रू जितना दिख सकता है उतना ही दिखेगा उसको। लेकिन जब ये लाइट यहाँ पे आती है तो लाइट का उजाला सिर्फ इतना नहीं रहने वाला, लाइट बाहर में भी उजाला यहाँ पे क्रिएट करेगी, जिसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। डिफ्रैक्शन तो वो तो आपको नहीं दिया है, वो तो आपको नहीं दिया है डिफ्रैक्शन क्या होता है। लेकिन ये समझिए कि हमेशा लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, ये बात गलत है। फिलहाल के लिए आप बोल सकते हो कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी। और उसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, कि लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में।
बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से, इफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, अगर उसके रास्ते में आ जाता है, ओपेक ऑब्जेक्ट मतलब जहां से लाइट नहीं जा सकती है, ठीक है, वो उसका पाथ रोकता है, तो वहां क्या क्रिएट होगी, शैडो, शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है और ये लाइट का सोर्स है। यहाँ पार्ट से, इतने पार्ट से लाइट जो है वो नहीं जा पा रही है, इसलिए यहाँ पे क्या क्रिएट हो रही है स्क्रीन पे, रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगुलर इसकी शैडो। क्लियर। तो लाइट जहां से नहीं जा सकती है वहां पे वो क्रिएट करती है उसकी शैडो। वी हैव आल्सो सीन इन प्रीवियस क्लासेस हाउ दीज शैडोज चेंजेस ड्यू टू चेंज इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जेक्ट। और हमने ये भी देखा है कि अगर हम इसको पास लेके आएंगे तो शैडो का जो साइज है वो चेंज होगा, दूर लेके जाएंगे तो शैडो का साइज चेंज होगा। हम देखते हैं ना हमेशा हमारे शैडो को भी, कि हमारी शैडो कभी बड़ी दिखती है, कभी छोटी दिखती है, अलग अलग उसके शेप रहते हैं। रीजन क्या है कि रिलेटिव जो पोजीशन है सोर्स ऑफ लाइट का, मतलब सन का हमारे लिए, और हमारा खुद का चेंज होते रहता है, जिस वजह से हमें शैडो का शेप और साइज जो है वो थोड़ा बड़ा छोटा होते हुए दिखता है। बट लाइट कैन बेंड अंडर सम स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, जो कि हम अभी देखने वाले हैं। जो लाइट जो है वो बेंड भी होती है, अपनी डायरेक्शन चेंज भी करती है अंडर सम सर्कमस्टेंसेस। कौन से सर, ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस है जिसमें लाइट बेंड होगी, बताइए जरा, बताइए जरा। जब वो मीडियम चेंज करती है, लाइट हमेशा मीडियम चेंज करने पे बेंड हो जाती है। क्यों ऐसा? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, आपको ये पढ़ने को मिलेगी। अब जुड़े रहिए बस हमारे साथ में और देखते रहिए ईडू लॉन्ची। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और हमें दिए हैं यहाँ पे एक्टिविटीज। इन एक्टिविटीज को करते हैं। तो पहली चीज क्या है यहाँ पे ट्राई दिस में, कि हमें गिलास लेना है, 5 रुपए का कॉइन लेना है, पेंसिल और मेटेलिक वेसल मतलब एक मेटल का बर्तन लेना है। पहली एक्टिविटी जो दी है उसको समझते हैं। टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास, एक हमें ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है और उसमें पानी डालना है। डिप सम पोर्शन ऑफ द पेंसिल वर्टिकली, सीधा सीधा उसको डिप करना है और ऑब्जर्व करना उसकी थिकनेस को, थिकनेस ऑफ द पोर्शन ऑफ द पेंसिल इन वाटर। जितनी पेंसिल पानी में गई है उसकी हमें थिकनेस चेक करना है, कितनी थिकनेस है। नाउ कीप द पेंसिल इंक्लाइन टू वाटर सरफेस एंड ऑब्जर्व इट्स थिकनेस। अब हमें उसको इंक्लाइन, इंक्लाइन का मतलब क्या, टेढ़ा कर देना है, और टेढ़ा करने के बाद फिर उसकी थिकनेस हमें देखनी है। क्या हमें देखने को मिलेगा, तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे अगर हम ग्लास के अंदर कुछ भी नहीं रखते, मतलब कि एयर है, एम्प्टी ग्लास विथ पेंसिल, तो हमें सीधा सीधा मिल रहा है क्योंकि मीडियम सेम है। यहाँ पे मीडियम एक ही है, मीडियम सिंगल मीडियम है, वन मीडियम। यहाँ पे ऊपर में है एयर और अंदर में है वाटर। अंदर में कहा है, वाटर है बबुआ। और ये जो लाइट है वो जा रही है एयर से वाटर में, एयर से वाटर में, तो अपनी डायरेक्शन को तो चेंज करेगी वो। लाइट हमेशा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, जिसको हम बेंड करना बोलते हैं। उसी चीज को हम पढ़ने वाले रिफ्रैक्शन नाम से। तो जब ये जा रही है दूसरे मीडियम में तो हमें अपीयर होगा कि ये जो पेंसिल है वो टूटी हुई है, अपीयर टू बी ब्रोकन। अगर वो इंक्लाइंड है तो, सीधा सीधा है तो हमें उसकी थिकनेस थोड़ी बड़ी हुई दिखेगी। देखिए इसमें आपको समझ जाएगा अच्छे से, इसमें समझ जाएगा कि वो इंक्लाइंड है तो कुछ हमें ब्रोकन दिख रहा है। रीजन क्या है, रीजन क्या है बच्चा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्रैक्शन, क्लियर हो गया होगा कि लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाएगी तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी, और उसी डायरेक्शन के चेंज करने को कहते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई होप फर्स्ट एक्सपेरिमेंट समझ गया होगा आपको कि जब हम पेंसिल को ऐसे रखेंगे इंक्लाइन तो वो हमें अपीयर होता है, ऐसा लगता है कि टूट गई है, लेकिन ऐसा सच में होने वाला है क्या, नहीं। ओके, और रीजन क्या है, रीजन क्या है, रिफ्रैक्शन। अब यहाँ देखिए आप सीधा जब रखते हो तो आपको रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता है। क्या रीजन है ऐसा, क्योंकि जब सीधा आता है तो हम उसको बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल इंसिडेंस।
जो लाइट आ रही है वो 90 डिग्री में आ रही है। अगर कोई लाइट नॉर्मल इंसिडेंस कर रही है तो विदाउट रिफ्रैक्शन वो सीधे सीधे चली जाती है। क्लियर? नॉर्मल इंसिडेंस में नो रिफ्रैक्शन, ऐसे आप समझ सकते हो, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, लाइट जो है वो सीधे सीधे चली जाएगी। ओके, अरे बाबा! इसी तरीके से हमें एक और एक्टिविटी दी है, उसके बारे में समझते हैं। इस एक्टिविटी में क्या दिया है, देखिए कि हमें 5 रुपए का कॉइन लेना है, एक मेटेलिक वेसल के अंदर, मेटेलिक बर्तन के अंदर रखना है उसको। स्लोली गो अवे फ्रॉम द वेसल, धीरे धीरे हमें उसको अंदर में रख के, यहाँ पे रख के दूर दूर जाना है। स्टॉप एट द प्लेस व्हेन द कॉइन डिसअपियर, ऐसे प्लेस पे हमें रुक जाना है जहां पे कॉइन का दिखना बंद हो जाए। कीप लुकिंग एट द इन द डायरेक्शन ऑफ द कॉइन, हमें डायरेक्शन ऑफ द कॉइन के तरफ हमेशा देखते रहना, कॉइन की तरफ देखते रहना आपको, इस तरीके से कि कोई उसको उठा के लेके ना जाए। नहीं, इसलिए नहीं, क्यों देखते रहना है आपको, ताकि उसकी पोजीशन आपको हमेशा समझ में आए। अब अपने फ्रेंड को कहो कि उसके अंदर पानी डाल दे, उसके अंदर पानी डाल दे और आप वहीं पे खड़े रहिए। पानी डालने के बाद में आप ऐसा देखोगे कि जहां पे आप वो डिसअपियर हो गया था वहां पे आप थोड़ा सा आपको दिखने लगेगा। समझ रहा है? पहले हमने क्या कहा था कि कॉइन डाल दिया हमने और आप इससे दूर 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 गए और इस पॉइंट पे मान लीजिए कि इसका दिखना बंद हो गया, फिर इसके अंदर पानी डाल दिया। पानी डालने की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि अब ये कॉइन जो है वो मुझे दिख रहा है, मुझे सब दिख रहा है माँ, मुझे सब दिख रहा है। ठीक है, समझ रहा है? समझ रहा है क्यों ऐसा हुआ कि पानी डालने के बाद आपको दिखने लगा? और आप देख सकते हो पानी डालने के बाद में थोड़ा और दूर जाके आप उस कॉइन को देख पाओगे। ये रीजन क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए यहाँ पे जैसे ही पानी डाल दिया गया उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई, तो इस पोजीशन को कहेंगे हम रियल पोजीशन। यह है रियल पोजीशन और इस पोजीशन को कहेंगे बच्चा अपैरेंट पोजीशन। अपैरेंट पोजीशन, ये लग रहा है हमें वहां पे है लेकिन एक्चुअली में है क्या वहां पे? नहीं, रिफ्रैक्शन की वजह से हमें दिख रहा है वहां पे। क्लियर? दोनों आपको एक्टिविटीज अच्छे से समझ गई होगी। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो चलिए ध्यान दीजिए इसमें, इन बोथ द अबव एक्टिविटीज, दोनों एक्टिविटीज में ऑब्जर्व्ड इफेक्ट आर क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। दोनों इफेक्ट जो देखने को मिलते हैं हमें दोनों एक्टिविटीज में, वो लाइट की डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से। जब वो पानी के अंदर जा रहे थे तो वाइल कमिंग आउट ऑफ वाटर, लाइट चेंजेस डायरेक्शन, लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही होती है। इसी चीज को हम कहते हैं क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और आप ये भी ध्यान रख सकते हो बच्चों कि लाइट जो है वो स्पीड जो है उसकी सेम नहीं रहती है सभी मीडियम में, सेम नहीं रहेगी। अब देखिए इसमें आपको दो टर्म समझा रहा हूं मैं, एक हो जाएगा रेयरर मीडियम और दूसरा हो जाएगा डेंसर मीडियम। सर ये रेयरर क्या होगा? कुछ पॉइंट्स मैं समझा रहा हूँ बच्चों, उसको आप नोट कर लेना जरूर कि रेयरर और डेंसर किसको कहेंगे। पहली बात तो जहां मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, दूर दूर है मतलब डिस्टेंस में है, डिस्टेंस में है, और जहां मॉलिक्यूल्स क्लोज है तो इसको कहेंगे हम रेयरर, जहां मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, और जहां मॉलिक्यूल्स पास है उसको कहेंगे हम डेंसर। जैसे टेम्परेचर ज्यादा है, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है तो वो रेयरर होगा और टेम्परेचर कम है तो वो डेंसर होगा। फिर अगर हम देखें सॉलिड, ये, फिर उसके बाद लिक्विड और फिर गैस, तो सबसे ज्यादा रेयरर हो जाएगा गैस, सबसे ज्यादा रेयरर हो जाएगा गैस क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर है। फिर रेयरर होगा लिक्विड और फिर सॉलिड, मतलब सॉलिड सबसे डेंसर है, सॉलिड सबसे ज्यादा डेंसर है, फिर लिक्विड और फिर उसके बाद में गैस। तो अगर हम रेयरर, सबसे ज्यादा रेयरर की बात करें तो वो कौन है? गैस। और सबसे ज्यादा डेंसर की बात करें तो वो कौन है? सॉलिड। लिक्विड इंटरमीडिएट है दोनों के। ओके, क्लियर हो गया ये? तो मॉलिक्यूल जहां पास पास रहेंगे वो रहेगा कौन सा? डेंसर मीडियम। अब जैसे एयर और वाटर, एयर और वाटर, तो एयर हो गया रेयरर मीडियम और वाटर हो गया डेंसर मीडियम। अगर ये रेयरर डेंसर का जो कंसेप्ट है वो आपको कभी कंफ्यूज करे तो आप ये चीज ध्यान रखो कि
आपको दौड़ना है, उसी मीडियम के अंदर दौड़ना है। मान लीजिए कि ये है पानी पूरा, और आप यहाँ बीच के किनारे पे दौड़ रहे हो और फिर पानी के अंदर आके दौड़ रहे हो। आपको कहाँ इजी पड़ेगा दौड़ना? जमीन के ऊपर। और जमीन के ऊपर जो आजू बाजू की हवा है वो आपको रोक रही थी, मतलब यहाँ पे होगा एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट। और यहाँ पे क्या होगा? वाटर का रेजिस्टेंस, पानी का रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो पानी का रेजिस्टेंस ये ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर रेजिस्टेंस, बिकॉज पानी डेंसर है। तो जहां आपकी स्पीड कम होते हुए दिखेगी, आप बोलोगे कि सर ये मीडियम डेंसर है। क्लियर? समझ गया? जैसे हम एयर ले ले और यहाँ पे हनी ले ले और आपको दौड़ने के लिए कह दे, तो आप किस में ज्यादा इजीली दौड़ पाओगे? ऑब्वियसली एयर में। हनी में इजीली दौड़ पाओगे क्या? नहीं, हनी ये डेंसर मीडियम हो जाएगा। क्लियर? रेयर डेंसर का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब हम रिफ्रैक्शन कंसेप्ट पढ़ते हैं तो। क्लियर? चलिए, ये पेंसिल का हमने देख लिया अच्छे से कि पेंसिल में ये सब कुछ देखने को क्यों मिलता है, क्योंकि लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब कि एयर से एंटर करती है वाटर में, तब वो अपनी डायरेक्शन चेंज करके एंटर करती है, जिस वजह से हमें लगता है, ऐसा लगता है, अपेरेंट लगता है। सर हमें क्यों लग रहा है ऐसा? ये भी क्वेश्चन हो सकता है, क्यों लग रहा है ऐसा? बिकॉज बच्चों, लाइट देखिए, लाइट की तरफ हम ध्यान दें तो लाइट कुछ ऐसे गई, और जब यहाँ पे गई अंदर में तो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी ऐसे। हमारी आंखें जो है वो सीधे दिख सकती है। अगर हम अपनी आंखों से यहाँ से देख रहे हैं तो हम ऐसा देखेंगे, ऐसा देखेंगे। अब हमारे लिए पेंसिल की जो लाइट है बाहर से वो ऐसे जा रही थी और अंदर जाके ब्रेक हो गई, तो कुछ ऐसा दिखने लगा हमें इस तरीके से। और हम सीधा देख पाते हैं, लाइट को ट्रेस करते हैं हमेशा स्ट्रेट। ऐसा नहीं कि हम ऐसे देखेंगे बाहर और फिर लाइट ने बेंड किया अपनी डायरेक्शन, इसलिए हम इस तरफ भी जाएंगे, आंखों को अपनी चेंज कर लेंगे। नहीं, हमारी आंखें हमेशा आदत रखती है पहले से ही कि वो सीधा ही देखेगी। तो जब भी वो ऑब्जेक्ट को देखेगी, ऑब्जेक्ट को लगेगा कि वो यहाँ पे है, लेकिन एक्चुअली वो वहां पे रहेगा क्या? नहीं, उसकी पोजीशन अलग रहती। इस पोजीशन को कहते हैं हम अपैरेंट पोजीशन, मतलब लग रहा है कि वहां पे है लेकिन एक्चुअली नहीं होता है वो। ओके, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? आई होप यहाँ समझ गया होगा अच्छे से। हम बढ़ते हैं थर्ड एक्टिविटी की तरफ। कीप अ ग्लास स्लैब ऑन अ पेपर। हमें ग्लास स्लैब लेना है। अब ये ग्लास स्लैब क्या होता है? देखिए, ये होता है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो कि ट्रांसपेरेंट रहता है। पूरा ग्लास का एक स्लैब रहेगा रेक्टेंगल शेप में जो कि ट्रांसपेरेंट रहता है पूरा। इसको नाम दिया गया PQRS। एक हमें इंक्लाइन लाइन निकालनी है इसमें, जिसका नाम है PQ। जिसका नाम है क्या? PQ। along the side draw inclined straight line on the side PQ। हमें एक inclined straight line निकालनी है PQ के ऊपर, जो कि N को इंटरसेक्ट करके जा रही है, जिसको हम क्या कहेंगे? AB। AB। हमारे केस में ये जो AB है इसको कहेंगे हम इंसिडेंट रे। AB को क्या कहेंगे हम? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। इंसिडेंट का मतलब क्या होता है? जो आके टकराने वाली है। और फिर ये जो एंगल बनेगा इसको हम कहेंगे इंसिडेंट एंगल। ये हो जाएगा इंसिडेंट इंसिडेंट एंगल। ओके, आगे बढ़ते हैं। लुक एट द पिंस A B फ्रॉम द अपोजिट साइड। अब A और B पे क्या करना है? हमें दो पिंस लगा देनी है, दो पिंस लगा देनी है। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट को समझाता हूं मैं अच्छे से। ए पे और एक बी पे पिंस लगा देनी है। पिंस लगाने के बाद फिर ग्लास स्लैब रखना है आपको और इस तरफ से देखना है, इस तरफ से देखना है। और इस तरफ से देखने के बाद ये दोनों पिंस एक लाइन में रहनी चाहिए। और साथ ही साथ आप क्या करोगे? यहाँ पे भी एक पिन लगाओगे। अब ये तीनों पिंस एक लाइन में दिखती है तो अच्छा है, नहीं तो आप इस पिन की पोजीशन चेंज करोगे। फिर और एक पिन लगाना है आपको। और अब कंडीशन ये है कि चारों जो पिन है वो एक लाइन में आनी चाहिए, चारों पिन एक लाइन में आनी चाहिए। तो जैसे ही आपको दिख रहा है कि चारों पिन एक लाइन में आ गई, आप वहां पे उस ग्लास स्लैब को उठा दोगे, इस पिन की पोजीशन मार्क कर लोगे और फिर यहाँ से ऐसे इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करोगे। अब ये इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर रहे सर, तो सीधी लाइन भी है यहाँ पे बच्चों। इस सीधी लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल। और नॉर्मल का मतलब हमेशा होता है परपेंडिकुलर।
तो सरफेस से जो परपेंडिकुलर रहेगा उस रे को हम बोलेंगे नॉर्मल रे। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है नॉर्मल रे। ये कौन सी रे है सर पिंक इसमें, इसको कहेंगे हम रिफ्रैक्टेड रे। ये कौन सी रे रहेगी, रिफ्रैक्टेड। तो एन एम जो है वो रहेगी रिफ्रैक्टेड रे। क्यों कह रहे हैं सर हम इसको रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि बच्चों जैसे ही देखो ये इसने मीडियम चेंज किया, आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे, तो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे कि उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, वो थोड़ा सा चिपक गया है, नॉर्मल की तरफ चिपक गया है, कुछ ऐसा था और फिर यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो ये नॉर्मल की तरफ चिपक गया, मतलब उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। जो बाहर निकलने वाली रे है उसको कहते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल ऑफ आर रहेगा उसको कहेंगे रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल। ओके, एंड एमडी, एमडी या सीडी, सीडी ये क्या रहेगा, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे बाहर निकलने वाली रे। और जो एंगल ऑफ ई है इसको कहेंगे इमर्जेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल। तो बच्चों ये ध्यान रखो कि इन केस ऑफ ग्लास स्लैब आई और ई इक्वल रहते हैं, एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ ई। इन केस ऑफ ग्लास स्लैब आई और ई दोनों सेम रहेंगे। ओके, क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। क्या करना है, आपको एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेके पूरा ड्रॉ कर लेना है उसका बाउंड्री। फिर उसके बाद में आपको एक लाइन निकालनी है जिसको आप कहोगे इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे के ऊपर आपको क्या करना है, दो पिंस रखनी है, दो पिंस फिक्स करनी है। उन दोनों पिंस को आपको देखना है इस साइड से, वो दोनों पिंस जहाँ पे एक लाइन में आएगी आप इस साइड एक तीसरी पिन लगाओगे। अब ये तीनों पिंस एक साइड में आनी चाहिए, एक लाइन में आनी चाहिए। फिर उसके बाद एक फोर्थ पिन लगाओगे, ये चारों की चारों पिन अब भी क्या होनी चाहिए, एक लाइन में। जैसे ही एक लाइन में आते हुए दिखी आपको, ग्लास स्लैब उठा देना है, उन पिन्स को मार्क करके वहां पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। फिर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसको कहेंगे हम रिफ्रैक्टेड रे, इसको कहेंगे हम रिफ्रैक्टेड रे। बहुत ही इजी तरीके का एक्सपेरिमेंट होता है, आप इसको खुद भी अपने घर पे ट्राई कर सकते हो, इतना आसान होता है ये। चलिए यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं हम आपको। तो ये है बच्चों रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। और ये जो रे आ रही है इसको हम क्या कहेंगे, ये होगी कौन सी रे, इंसिडेंट रे। कौन सी बच्चा, इंसिडेंट, इंसिडेंट रे। और जो अंदर में है वो रहेगी रिफ्रैक्टेड, और ये जो बाहर है वो रहेगी इमर्जेंट, इमर्जेंट। क्लियर, क्लियर देख रहे हो आप कि जैसे ये आ रही है, नॉर्मल कैसे निकालेंगे, सरफेस ये है तो ऐसे 90 डिग्री में ये हो जाएगा इंसिडेंट एंगल, फिर ये हो जाएगा रिफ्रैक्टेड एंगल, और यहाँ से भी नॉर्मल निकालेंगे, ये हो जाएगा इमर्जेंट एंगल। एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ ई हमेशा इक्वल रहेगा, और आर हमेशा छोटा रहेगा, ग्लास स्लैब में आर हमेशा छोटा रहेगा दोनों से। क्लियर, अच्छे से क्लियर हो गया बच्चा। यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि जैसे जैसे ये चेंज कर रहे हैं इधर भी चेंज होते हुए मिल रहा है। और जब ये सीधा रख रहे हैं, सीधा रख रहे हैं तो विदाउट रिफ्रैक्शन जाएगा, उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम, नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल इंसिडेंस जब जो इंसिडेंट एंगल है वो कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, और ये चीज भी ध्यान रखो बच्चों, जो नॉर्मल हम लेते हैं उसके साथ ही एंगल लेना पड़ेगा, सरफेस के साथ एंगल मत लेके बैठना। मीन्स ये जो एंगल आप निकाल रहे हो वो इस ग्लास स्लैब के सरफेस के साथ नहीं लेना है आपको। किसके साथ लेना है सर, ये लेना है इसके साथ, ये नॉर्मल के साथ में एंगल लेना है आपको, इसके साथ में एंगल नहीं लेना है। मान लीजिए अगर आपको सरफेस के साथ जो एंगल दिया है वो है 60 डिग्री, तो फिर आपको इंसिडेंट एंगल मिलेगा कितना, 30 डिग्री। क्योंकि इंसिडेंट एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। वैसे ही ये भी सभी जो हम एंगल्स लेने वाले हैं वो किसके साथ लेंगे, नॉर्मल के साथ। इमर्जेंट एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल। ओके, क्लियर। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं क्या, विल द लाइट ट्रेवल थ्रू अ ग्लास स्लैब विद द सेम वेलोसिटी एज इट ट्रेवल इन एयर। नहीं बच्चा, जैसे ही वो बेंड हो गई, समझ जाना कि उसने अपनी वेलोसिटी भी चेंज की है।
बेंड हो रही है मीन्स वहां पे वो सेम वेलोसिटी से ट्रैवल नहीं कर पा रही है, इसलिए तो बेंड हो रही है। समझ रहा? तो इस वजह से ध्यान रखिए कि लाइट जब ग्लास स्लैब में भी जाएगी तो उसकी जो स्पीड है वो चेंज होगी, बल्कि वो डेंसर मीडियम में गई है तो उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होती है। विल द वेलोसिटी ऑफ लाइट बी सेम इन ऑल मीडिया? नहीं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो हर मीडियम में अलग अलग रहेगी। अगर मीडियम चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज हुई, डायरेक्शन चेंज होना ही बता रहा है कि उसकी वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है वो चेंज हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पे भी आप देख पाओगे सेम ग्लास स्लैब का कंसेप्ट कि जैसे ही वो ग्लास स्लैब में जाएगी वो बेंड हो गई, थोड़ा सा चिपक गई नॉर्मल के तरफ, नॉर्मल के तरफ। क्लियर? क्लियर हो गया ये सब कुछ आपको? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।